हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पायरेशन और इसमें गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है, गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है, यानी कि ऑक्सीजन कैसे हम लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये रेस्पायरेटरी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है। ये कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। साथ में देखो, रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन का तंत्र जो है, श्वसन तंत्र, और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका जो सेंट्रल ऑर्गन है वो है हार्ट। दोनों का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है, इसको भी हम इसमें समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सांस लेने की क्रिया से। देखो, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, और सांस छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलाकर हम रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन इंक्लूड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स सांस लेना, एक्सपायरेशन मीन्स सांस को छोड़ना। अब देखो, ये सांस लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि ऊपर की तरफ नाक के जरिए या कि नॉस्ट्रिल के जरिए ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से होते हुए फिर ट्रैकिया होते हुए लंग्स के अंदर आ रहा है। लंग्स क्या है कि श्वसन अंग है। लंग्स को हम कहते हैं श्वसन अंग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। व्हाट इज लंग? लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ये लंग्स जो होते हैं इसमें एल्वियोलर सेल्स होते हैं। एल्वियोलर सेल्स के बने थे, यानी कि लंग्स के जो सेल्स होते हैं उसको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के अंदर जो है ना, बैलून के अंदर जिस तरह से ना एयर भर जाता है, उसी तरीके से एल्वियोलाई के अंदर एयर को भर लेने की कैपेसिटी होती है। तो एयर जो है एल्वियोलर सेल में आ जाता है। जब हम सांस लेते हैं यानी सांस लेंगे तो हमारा जो है हार्ट, ये लंग्स जो है फैल जाएगा। देयर इज द रिलैक्सेशन इन लंग्स, फैलना यानी रिलैक्सेशन होना। और जब सांस छोड़ेंगे तो सिकुड़ेगा। तो ये फैलने और सिकुड़ने से क्या होगा कि सांस हम लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने और सांस लेने से ये हमारा फेफड़ा जो है फैलता है, सिकुड़ता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, ऑक्सीजन हमने लिया, नाक के जरिए आया लंग्स के अंदर। लंग्स में एक पाइपलाइन लगी हुई है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन लाने वाले रक्त नलिका को, रक्त की एक मोटी सी लाइन वेसल्स होती है, पाइपलाइन होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो अब इतना याद रखिए, फिर पल्मोनरी वेन और जो वेन निकलता है इससे टिश्यू से या फिर लंग्स ये जाता है हार्ट में, उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। अभी पल्मोनरी वेन समझिए कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी पाइपलाइन है जो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर और हार्ट में आती है। अब हार्ट क्या है, देखो, हार्ट भी जो है ना एक कार्डियक मसल्स का बना हुआ एक बैग टाइप की चीज है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स, ये हार्ट होते हैं ना, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन का, यानी 4 चैम्बर होता है। ऊपर के 2 चैम्बर को हम ऑरिकल कहते हैं, नीचे के चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल में लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है। वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। तो देखो क्या है, लंग से एक पल्मोनरी वेन नाम की का पाइपलाइन लगा हुआ है जिसमें रक्त रहता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और हार्ट में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में खुलेगा, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक पाइप लगी हुई है रक्त की जिसको हम कहते हैं ऑर्टा। ये ऑर्टा जो है लेफ्ट और वेंट्रिकल से निकलकर और बॉडी के हर पार्ट में चला जाएगा। यानी कि बॉडी के हर पार्ट में ये ऑर्टा, वेंट्रल आर्टा, वेंट्रल आर्टरी जिसको कहते हैं, बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में, हर टिश्यू में ये जो आर्टा देख रहे हो, आर्टा जो है ये
ये निकला है कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है, जो हार्ट का निचला वाला जो पार्ट है, निचला वाला जो चैम्बर है, उसको जो है हम नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को ऑरिकल कहते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टा निकला है, जिसको हम जो है डॉर्सल आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। वो बॉडी के हर सेल में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखो मेरा पर्पस यही है यहाँ पे कि ऑक्सीजन का बॉडी के हर सेल में किस तरीके से पहुंचना होता है, उसी को हमें समझना है। ऑक्सीजन क्यों पहुंचा, उसकी जरूरत क्या है? तो देखो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम जैसे सांस लेते हैं ना, हमें जरूरत होती है। असल में हमें जरूरत क्या होती है? सेल को जरूरत होती है। सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल मर जाएगी। सेल के अंदर चूंकि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी बनता है सेल के अंदर, और उसी एटीपी का इस्तेमाल हम बोलने में, चलने में, अपना काम करने में करते हैं। चाहे हम दिमागी काम कर रहे हो, हम देखने का काम कर रहे हैं, हम चलने का काम कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क वी डू रिक्वायर एनर्जी। And what is the energy for working our body? वो एनर्जी क्या होता है कि वो एटीपी के रूप में होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी our body used, that is the physiological energy. Our physiology and metabolism depends on that energy. If there is no generation of energy, our metabolic and physiological work will be ceased, स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा, काम ही नहीं होगा। तो क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी के जनरेशन के लिए। आप याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज देयर इज द जनरेशन ऑफ एनर्जी इन दैट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन वेयर? सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल में क्या है? एनर्जी का जनरेशन होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो अब हम दूसरा पहलू देखते हैं कि ऑक्सीजन आ गया नाक के जरिए या कि नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन होते हुए, ट्रैकिया होते हुए लंग्स को आया। लंग्स में क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से, और ये जो वेनस पल्मोनरी वेन है उसके जरिए क्या हुआ कि उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन कम होता है तो सीधे डिफ्यूज होकर आ जाता है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और हायर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से लोअर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। कोई भी चीज हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। देखो लंग्स के जो सेल्स होते हैं ना, उसको एल्वियोलर सेल कहते हैं। एल्वियोलर सेल जो बैलून की तरह होता है, ठीक है, उसमें हवा भर जाता है, उसमें हवा भर लेने की कैपेसिटी होती है, तभी वो फैलता है, सिकुड़ता है। तो एयर यानी कि ऑक्सीजन, दैट इज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इंस्पायर्ड बाय अस, come in the lungs, from there, that is the lungs, through pulmonary vein entered in left auricle of the heart। हार्ट के अंदर दो चार चैम्बर होते हैं, ऊपर दो चैम्बर, नीचे दो चैम्बर। ऊपर के चैम्बर को ऑरिकल कहते हैं, नीचे चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर में दोनों चैम्बर जो होते हैं, एक राइट ऑरिकल होता है, एक लेफ्ट ऑरिकल होता है। नीचे दो चैम्बर होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल कहते हैं, दूसरे को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो लंग्स से ऑक्सीजन नीचे उतर रहा है, देखिए पल्मोनरी वेन के द्वारा, वो हार्ट के ऑरिकल में आया, ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर एक पाइपलाइन लगी हुई है जिसको हम ऑर्टा के नाम से जानते हैं। उस ऑर्टा में ऑक्सीजन चला गया। उस ऑर्टा के जरिए बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में, हर टिश्यू के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली जनरेशन ऑफ एनर्जी अकर। इफ देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ एनर्जी, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एंड एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हमारे पास पैसे नहीं होंगे ना, एक कदम नहीं चढ़ेंगे। इसलिए सेल के पास अगर करेंसी नहीं होगा ना, वो एटीपी, वो एक मिनट काम नहीं करेगा, एक सेकंड काम नहीं, मर जाएगा। तो क्या है? ऑक्सीजन आया हर सेल में। अब देखो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करेगा। तो देखो ऐसे ना, जैसे पेट्रोल डाला जाता है ना
गाड़ी में, गाड़ी चलती है, पेट्रोल जलती है। तो उसी तरीके से हम लोग जो पेट्रोल डालते हैं, खाना खाते हैं, डाइट के रूप में लेते हैं, जो समझिए कि पेट्रोल है, वो खाना खाया, पचा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ये टूटा, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के जरिए जो है कार्बोहाइड्रेट टूटा, वो ग्लूकोज में तब्दील हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। दैट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज पहुंचा हुआ है, एनर्जी का जनरेशन होना है, ऑक्सीजन आ चुका है, ऑक्सीजन आएगा, उस ग्लूकोज को धीरे धीरे जलाएगा, आग लगेगी सेल के अंदर, ऑक्सीजन जलेगा, धुआं निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जहां कहीं पर भी आग लगेगी वहां से धुआं निकलेगा। जैसे आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आग लगेगी धुआं नहीं निकलेगा, लोग देखेंगे नहीं, अरे धुआं निकलेगा तो लोग, सारे लोग देखेंगे। इश्क ने तुमको गिरफ्तार किया, अब तेरे जिंदगी की खैर नहीं, आग लगेगी तो धुआं निकलेगा ही, अब देखते रहना। देखो ऐसा है कि क्या हुआ, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के जरिए ट्रैकिया होते हुए लंग्स में पहुंचा। लंग्स में ऑक्सीजन के आने का रास्ता मौजूद है पल्मोनरी वेन के रूप में। पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट के ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जो है वो पंप कर दिया गया बाई पंपिंग एक्शन ऑफ कार्डियक हार्ट, दैट इज द हार्ट। कार्डियक मसल्स के बने होते हैं, कभी थकता नहीं है वो, हमेशा चलते रहता है, हम तो थक जाते हैं। कार्डियक मसल जो है के बने होते हैं हार्ट, इसलिए कार्डियक मसल्स के बने होते हैं कि हार्ट दिन रात धड़कते रहता है, धड़कन बंद हुआ कि गए यहां से। तो फिर क्या है कि वो जो है हार्ट के पंपिंग एक्शन से ब्लड सर्कुलेशन जारी रहता है। तो हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोलिक, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल। तो इस एक्शन से, हार्ट के एक्शन से जो ब्लड आया है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर, उस ऑक्सीजन को पंप कर दिया ब्लड के द्वारा, और वो ऑक्सीजन सर अब सेल में पहुंचा, सेल के अंदर मौजूद है ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंबशन होगा, यानी उसमें आग लगेगी, उसमें से धुआं निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस आग लगने की क्रिया को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, that is the aerobic respiration. Respiration occurs in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, और एक anaerobic respiration होता है, बैक्टीरिया में पढ़ाएंगे, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। विदाउट utilizing oxygen there is the generation of energy by bacteria is known as anaerobic respiration, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या हुआ, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसका जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, उससे एनर्जी निकलेगी एटीपी के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वेन के अंदर डिफ्यूज कर दिए जाएंगे। वेन्स जो है, छोटे छोटे वेन्यूल्स जो है उस टिश्यू से लगा हुआ होता है, उस टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगा। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम रहता है, इसलिए टिश्यू से वेन में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा, और धीरे धीरे वो जो है चारों तरफ से, बॉडी के हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, ऊपर से निकल रहा है, साइड से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, हर तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड इस वेन के जरिए हमारे बॉडी के हार्ट के, बॉडी में जो हार्ट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, उस हार्ट के राइट वाले पोर्शन में, राइट ऑरिकल में वेना कावा द्वारा वो पहुंचेगा हार्ट के राइट ऑरिकल में, एंड फ्रॉम ऑरिकल दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, ये आएगा फिर वेंट्रिकल में, फिर उसकी पंपिंग एक्शन के द्वारा, फिर वो वेंट्रिकल के द्वारा जरिए फिर पल्मोनरी आर्टरी होते हुए फिर चला जाएगा लंग्स में। अब देखो लंग्स में कैसे चला गया,
देखो वहां जब पहुंचेगा ना लंग्स के पास, तो लंग्स के जो एल्वियोलाई सेल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है। वेनस ये जो पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। क्या होगा, डिफ्यूजन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो लंग्स के अंदर ये जो है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का आप देख रहे हैं कि कम है, और टिश्यू के अंदर ज्यादा होता है। वो डिफ्यूज होकर सीधे सीधे लंग चला जाएगा, लंग से फिर उसका एक्सपायरेशन हो जाएगा, यानी कि सांस छोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर और फिर एयर में जाकर मिल जाएगा, और ये प्रोसेस चलते रहेगा कंटिन्यू। सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। ब्लड की जो हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है उसका पंपिंग एक्शन जो है कंटिन्यू होता रहेगा। और इस तरीके से हमने क्या देखा, देयर इज a well established, well organized, well sophisticated circulatory system as well as respiratory system. Both circulatory system and respiratory system combinedly act together for the, the physiology and metabolism of our body by generating required energy in the form of ATP molecule। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर दोनों एक दूसरे से कितना क्लोज है। एक दूसरे के प्रॉपर एक्शन के बिना हमारे बॉडी का कोई फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर फंक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का प्रोडक्शन उसी वक्त होगा जब हमें प्रॉपर अमाउंट जो है, प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में हमें ऑक्सीजन सब सेल को प्रोवाइड होगा। तभी जो है हमारे शरीर के सही तरीके से फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म होगा। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे बॉडी में ठीक से डाइजेशन नहीं होगा तो जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है, जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होकर भी उसकी एब्जॉर्प्शन सही से होगी, फिर वो सर्कुलेशन में जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम provide an efficient system for transportation of gases as well as nutrient plus other materials in our body, and there is the gaseous, there is the exchange of respiratory gas in which lungs are involved to exchange the gases from our body to the environment। तो इस वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम